नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि 360 डिग्री में पूरा मूवमेंट देता है। अब इसके आर्टिकुलस सरफेस में आपको बताता हूँ कि जॉइंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो जॉइंट बनने का कारण क्या है? एक ग्लेनोइड कैविटी होती है, एक स्कैपुलर होता है और दूसरा होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। ये तीन चीज़ें आर्टिकुलर सरफेस में आकर एक जॉइंट बनता है और इनमें लिगामेंट्स होते हैं जो 4 टाइप के होते हैं लिगामेंट्स। उन लिगामेंट के बारे में ज़्यादा वास्ट जानने से अच्छा है कि हम शोल्डर जॉइंट के बारे में, उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में जानें। नाउ एक डिजीज़ है या फिर उसको इंजरीज के टाइप में बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर फ्रोजन शोल्डर, या फिर बोलेंगे उसको पेरी अर्थराइटिस। पेरी अर्थराइटिस का एक और नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब जबकि नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, तो उसके नाम से हम जान सकते हैं कि जॉइंट के कैप्सूल में एडिशन बनना। एडिशन मतलब चिपक जाता है, टिश्यू एक दूसरे के साथ आपस में चिपक जाते हैं, जिससे शोल्डर का जॉइंट जो होता है वो रेंज ऑफ मोशन में रेस्ट्रिक्शन दे जाता है। और जब मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है तो टिश्यूज जो है और आसपास क्लोज हो जाते हैं और मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है। अब पेरी अर्थराइटिस या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर, ये तीनों डिफरेंट ग्रेड में होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 जब स्टार्ट होता है तो आप समझ सकते हो कि 0 to 20 डिग्री आपका रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट होने लगता है। वैसे ही ग्रेड 2 में 0 to 40 डिग्री और ग्रेड 3 में 0 to 90 डिग्री या 120 डिग्री रेस्ट्रिक्शंस होने लगता है। अब ये पेरी अर्थराइटिस होता कैसे है? जहाँ तक ज़्यादातर इसका जो कॉज है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मीन्स दैट कि अननोन कॉज है। पेरी अर्थराइटिस का कारण है कि कोई ओल्ड इंजरी हुई हो तो हो सकता है, या फिर जनरली आजकल देखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स में, डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों पेशेंट्स में देखा गया है फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर अगर शोल्डर जॉइंट में होता है तो 4 टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। पहला जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो फ्लेक्शन जॉइंट का, ये हाथ आप अगर ऊपर करते हैं तो ये ले जाने में डिफिकल्टी होगी। सेकंड, एब्डक्शन मूवमेंट में जब आप एब्डक्शन करेंगे पूरी तरह से शोल्डर नहीं जाता है और फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट इस तरह से मूवमेंट देने लगते हैं। थर्ड जो होता है वो एक्सटर्नल रोटेशन में सीवियर पेन आता है एज कम्पेयर टू इंटरनल रोटेशन। फोर्थ जो मूवमेंट आएगा वो आपका सर्कमडक्टरी मूवमेंट में आएगा। सर्कमडक्टरी मूवमेंट नॉट पॉसिबल। अब इसमें मूवमेंट कितने होते हैं? पहला मूवमेंट होता है फ्लेक्शन, दूसरा मूवमेंट होता है एक्सटेंशन, तीसरा मूवमेंट होता है एबडक्शन और चौथा मूवमेंट होता है एडक्शन। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, जो कि शोल्डर जॉइंट में सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है पूरे ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 360 डिग्री में सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स कहते हैं। तो सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है पेरी अर्थराइटिस में। अब पेरी अर्थराइटिस में बेसिकली किस एज में होता है? हमने जनरली देखा है 40 से और 60 के आसपास में देखा गया है। और अगर डायबिटीज़ है तो बहुत जल्दी देखा गया है इनको स्टार्ट होने में। और नाइट में बहुत ज़्यादा वर्सन पेन होता है, इसका सिम्टम्स है। नाइट में सीवियर पेन होता है और जैसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर मैं राइट साइड में मेरा शोल्डर पेन बहुत हो रहा है और जैसे मैं ये तरफ से सोता हूँ तो मेरा हाथ पूरा जाम हो जाता है और सुबह हाथ उठता नहीं है, तो ये टाइप का आपको वर्सन इफेक्ट मिलेगा पेरी अर्थराइटिस में। नाउ सम मूवमेंट्स करने चाहिए अगर आप पेरी अर्थराइटिस से या फ्रोजन शोल्डर से आप जूझ रहे हो। सबसे पहला मूवमेंट जो होता है, आपको सर्कमडक्टरी मूवमेंट करने का कोशिश करना है। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ हैंड आपको लाई डाउन होके ऐसा 50-50 के 3 सेट्स मॉर्निंग और इवनिंग में करने चाहिए। सेकेंडरी मूवमेंट क्या है? हम लूप बैंड से स्टार्ट करेंगे, उसको इन फ्रंट रखेंगे और ये मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी तरह से स्ट्रेन देना है और मूवमेंट को स्ट्रेच करना है। उसके बाद शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हम डंबल्स का यूज़ करते हैं। 1 kg, 2 kg, 3 kg इसके ऊपर डिपेंड करता है, बट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 kg और 2 kg। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेसिकली ये स्ट्रेंथनिंग के लिए हम शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले हमको मूवमेंट अचीव करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर स्ट्रेचिंग नहीं है तो स्ट्रेंथनिंग नहीं आएगी। इसलिए शोल्डर का इस्तेमाल करना किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताता हूँ। आप टर्न हो जाना है, आपको दोनों हैंड को पूरी तरह से ऐसे टक करना है और ये स्ट्रेच करना है। बट याद रखना है, ये स्ट्रेचिंग करते समय आपको इस तरह से नहीं होना है। आप जनरली एक पोजीशन को मेंटेन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। सेम उसमें एक एक्सरसाइज और प्लान करेंगे, हाथ को दोनों तरफ पीछे लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। उसके बाद सेम अगर दोनों हैंड से नहीं पॉसिबल है तो आप वन हैंड, बट यूज ऑफ द शोल्डर ओनली। आपको पीछे इस तरह से कोई असिस्टिव मूवमेंट नहीं करना है, ओनली शोल्डर मूवमेंट लेना है, ऐसे ही बोथ साइड। नाउ उसके बाद पेंडुलम एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। पेंडुलम एक डंबल से आपको ऐसा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसके 30-30 के 3 सेट्स करने हैं। इसी में पेंडुलम मूवमेंट, एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट लेना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 30-30 के 3 सेट्स एवरी डे करने हैं। तो ये थी सारी जानकारियाँ पेरिआर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर के लिए, जिनसे आप बच सकते हैं। जैसे ही आपको इसका सिम्टम्स मिलता है तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करिए, या नज़दीकी अस्पताल में ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करिए। दे विल एडवाइज फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशंस। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।